वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया है? उम्मीद करते हैं बेटा आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, आज हम फिर से आपके सामने बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं और इस सेट में एक से एक खतरनाक से खतरनाक सवाल हम आपके लिए लेकर के आए हैं। बेटा, इस सवाल को यदि आपने कर लिया ना तो फिर आपके जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो मैथ का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। बात समझ रहे हो? मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट्स करवाए हैं वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। बस सिर्फ आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए और आपका दुख दर्द सब खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो चलो बच्चे, देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का बेटा पहला सवाल अब आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा गाइज, ठीक है। पहला सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, द्विघात समीकरण से। कहता है यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल -2 तथा गुणनफल -4 है तो वह समीकरण क्या है? आप जानते हैं बच्चे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ और सिर्फ दो ही हल होते हैं, दो ही मूल होते हैं, दो ही मान होते हैं, है ना। ये चीज़ें आप जानते हो। और अगर दो मूल होते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि उनके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल होता क्या है। नहीं जानते? कोई बात नहीं, आइए हम आपको सिखाते हैं। यदि हम आपसे ये कहें बच्चे, ध्यान से समझना मेरी बात को, एक द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है बच्चे ax² + bx + c = 0, ठीक है। ये b क्या है? x के कोफिशिएंट्स हैं। a क्या है? x² के कोफिशिएंट्स हैं। कोफिशिएंट्स का मतलब गुणांक, ठीक है। x² का गुणांक a, x का गुणांक b और ये c क्या है? कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद। बात समझे सब? तो इसके यदि हम ये कहते बेटा कि इसके दो मूल, इनके दो मूल हैं, दो मूल अल्फा तथा बीटा हैं। क्या बेटे? अल्फा तथा बीटा हैं, ठीक है। तो इनके मूलों का योगफल क्या होगा? नहीं, तो इनके मूलों का योगफल होता है बच्चे अल्फा + बीटा बराबर -b/a। क्या होता है बाबू? -b/a और अल्फा इंटू बीटा यदि निकालेंगे तो मूलों का गुणनफल c/a। अरे बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात है? c/a। बस ये चीजें आपको ध्यान में रखने हैं कि मूलों का योगफल -b/a। b है क्या? तो x का कॉफिशिएंट है। a है क्या? a x² का कॉफिशिएंट है। कोई दिक्कत वाली बात? समझ पा रहे हैं आप इतने सी बात को? तो अब यहां से अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा? ध्यान से समझना। x² माइनस अल्फा + बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये होते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने के तरीके, यदि आपको दो मूल पता है तो। क्लियर है? तो सवाल में क्या है, अब आते हैं हम बेटा अपने सवाल के ऊपर, ठीक है। सवाल कहता है इनके मूलों का योगफल यानी अल्फा + बीटा बराबर क्या है? अल्फा + बीटा बराबर दे रखा है -2, ठीक है। और इनके गुणनफल दे रखे हैं क्या बच्चे? ध्यान से समझना। इनके गुणनफल दे रखे हैं यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है बेटा -4, ठीक है। तो कहता है इसका समीकरण क्या होगा? द्विघात समीकरण लिखिए। तो द्विघात समीकरण लिखने का तरीका क्या है? ये तो है, तो लिख दीजिए आप इसको। x² माइनस अल्फा + बीटा की जगह पर क्या लिखिएगा? -2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -4 बराबर 0 है ना। ये बेटा माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, यानी x² + 2x -4 = 0। यही आपका क्या है? द्विघात समीकरण। बात समझ रहे हो? तो यदि आपके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दे रखा है, ठीक है, समीकरण का, तो आप बड़ी आसानी से उसको लिख सकते हैं। क्या चीज? किस फॉर्म में? x² माइनस मूलों का योगफल गुना x प्लस
मूलों का गुणनफल बराबर 0 और इसी पर आप सेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो बेटा? ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका यही है, अगर उसके मूलों का योगफल और उसके गुणनफल यदि दे रखे हो तो। क्लियर है ना? तो चलिए, ये चीजें हमने आपको बता दिया ताकि अगले क्लास में यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल पाए। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है सर, तो चलिए इसको मिटाते हैं बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा बड़े प्यार से कराया आपको। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है बेटा इस वीडियो को बनाने में, और आप लोग शेयर नहीं करते। प्लीज़ सर शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, भला होगा आपका भी, है नहीं? अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइज। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रिगो से है, जरा ध्यान से समझना। कहता है यदि cos 3a बराबर 1 है। ठीक, क्या दे रखा है? cos 3a बराबर 1। ठीक, 2 cos 3a ना बेटा, 2 cos 3a, सॉरी गाइस, है ना? 2 cos 3a बराबर 1 है, तो आपसे पूछ रहा है a का मान कितना होगा, यानी a बराबर व्हाट। ठीक है, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। सिर्फ आप मेरी बात को फॉलो कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि एग्जाम में आपसे सवाल छूटेगा नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं? आ जाओ, देखो ध्यान से। यदि बेटा यहां से हम आपसे पूछे बताओ cos 3a बराबर क्या होगा, तो मेरा बच्चा क्या कहेगा? सर वो ये तो 1/2 होगा। नहीं, और cos में हाफ यानी 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है बताइए? cos हाफ यानी ये हाफ का वैल्यू कितना होता है? 60 डिग्री, यानी cos 60 डिग्री हो गया। नहीं, तो cos 3a बराबर cos 60a, तो cos से cos को हटा दीजिए, यानी ये हो जाएगा 3a बराबर कितना? 60 डिग्री। इसको आप काट दोगे बेटा, ये हो जाएगा 20 डिग्री, अर्थात a की जो वैल्यू है वो कितना आया आपका? 20 डिग्री। बोलो हाँ या ना? समझ पाए मेरी बात को? ठीक है, हाँ। अगर आपके दिमाग में ये चीज आता होगा कि सर मान लीजिए यहाँ पर 1/2 ना दे करके कोई भी वैल्यू दिया रहता जिसका मान हम नहीं जानते, ठीक है, तो नहीं जानते तो वहां से पाइथागोरस लगाते। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो वहां से हम पाइथागोरस लगाते, ये p/h b/h होता, और फिर वहां से हम p निकाल लेते। ठीक है, फिर वहां से हम cos की वैल्यू निकाल लेते। बात समझ पा रहे हैं सर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बहुत सुंदर। ठीक है, तो ये चीजें बेटा हमने आपको समझा दिया बड़ी आसानी से। ठीक, अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 CI का सवाल है बच्चे, चक्रवृद्धि ब्याज। और देख लो इधर, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज हम आपको समझा रहे हैं ना, ये बहुत ही आसान तरीके से बनता है यदि आप मेरे अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक, आइए देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कहता है गाइज 40,000 रुपये की धन राशि 2 वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है? बड़ा ही आसान तरीका, एकदम सटीक तरीका, कम समय में बनने वाले सवाल ये हैं। ठीक है ना? आइए देखिए, देखो बेटा 40,000 क्या दे रखा है हमारा? मूलधन यानी प्रिंसिपल। तो मूलधन को आप क्या करो, गोला मेथड से कहते हैं बेटा। 40,000 यहाँ पे लिख दीजिए और इसको एक गोले के अंदर डाल दीजिए आप। क्लियर है? ठीक है, ये 40,000 क्या है? हमारा प्रिंसिपल है। कितने साल की बात कर रहा है भाई? 2 बरस के लिए, तो आप 2 डंडा लगाइए ऐसे करके। क्लियर है? ये है फर्स्ट ईयर और ये है सेकेंड ईयर। किस रेट से ले रहा है? 5% की रेट से। तो आप बताओ भैया 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप कहेंगे सर 1/20 होता है। नहीं, तो प्रिंसिपल पर जो भी रेट लगता है यानी 1/20 कितना होगा? 20 अंगर 400, और ये हो जाएगा आपका 200 यानी 20। ठीक है, 400 तो होइएगा ना, 20। बोलो हाँ या ना? ठीक है, 2000। ये हुआ फर्स्ट ईयर का क्या? SI, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ध्यान से समझना बात को। सेकेंड ईयर का भी रेट तो बेटा वही है, तो 40,000 का फिर से 1/20 हम निकालेंगे, तो ये भी हो जाएगा हमारा 2000। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात? ये 2000 क्या निकला? ये निकला फर्स्ट ईयर का SI, और ये भी निकला सेकेंड ईयर का SI। क्लियर है?
लेकिन हमें तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज करने हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? ब्याजों का ब्याज। ये समझे? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याजों का ब्याज। तो बताओ बेटा, ये तो ब्याज ही है, साधारण ब्याज ब्याज ही न है। तो क्या इस ब्याज के पहले कोई ब्याज है? आप कहेंगे नहीं है। कहाँ है इस ब्याज के पहले कोई ब्याज? अगर कोई भी ब्याज के पहले कोई ब्याज है ही नहीं तो उस पर आप ब्याज क्या लीजिएगा? कुछ नहीं। ठीक है, तो यही जो एसआई है यही क्या बन जाएगा? फर्स्ट ईयर के लिए सीआई बन जाएगा। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, यही एसआई फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो गया बच्चे? सीआई हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे साल में। क्या सर इस ब्याज के पहले कोई ब्याज है? हाँ है, इसके पहले ब्याज है ना 2000। तो इस पर फिर से हम उससे वसूलेंगे क्या चीज? ब्याज। किस रेट से? 1/20। तो बताओ बेटा, ये 1 का 1/20 कितना होगा? बोलो ना, ये 20 से 20 कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 100। हाँ या ना? ऊपर वाले राशि को छोड़कर नीचे में जितनी भी राशि आता है वही क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। यही हमारा क्या है? आंसर है। देखा कितना आसानी से बनता है ये। ठीक है, तो चलो बच्चे, ये भी आपने सीख लिया कि यदि इस तरह के सवाल अगर आएंगे तो एकदम से चुटकियों में आप सॉल्व कर देना बिना बेझिझक के। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो चलो बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 3 था सर, ये भी हमने आपको समझाया बड़े प्यार से गुरुजी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भैया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये एवरेज स्पीड है ना? ठीक है, तो आओ बेटा जरा ध्यान से समझना, एक एक चीज को समझते जाना ताकि एग्जाम में आपका सवाल नहीं छूटे। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 सर कि पटना में एक यात्रा के दौरान एक कार 50% की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है ना? ये कहता है 50 किलोमीटर की दूरी, 50 किलोमीटर की दूरी नहीं, 50% दूरी बोल रहा है ना बेटा। तो टोटल दूरी आप मान लीजिए ना कितना? 100%। टोटल दूरी कितना मान लिया हमने? 100 है। ठीक है, 100 का 50% कितना होगा? 50 ही तो होगा सर। ठीक है, 100 का 50% 50 किलोमीटर। ठीक है, की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक, फिर कहता है 40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो बताइए सर 100 का 40% कितना होगा? 40 होगा। यानी हमने मान लिया इसको कि ये 40 किलोमीटर की दूरी है। कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। क्लियर है? और कहता है शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। शेष दूरी कितना बचा जा रहा है बताइए तो? 50 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली, फिर 40 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली, तो 90 किलोमीटर की तो यात्रा वो चल चुका नहीं, तय कर चुका है। तो कितना शेष बचा? टोटल दूरी कितना माने थे हमने? बताओ। 100 माना था ना बेटा। तो 50 है 40 90 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया, तो शेष दूरी कितना बचेगा? इस 100 में 90 को घटा दीजिए, यानी 10 किलोमीटर की दूरी। और सवाल में दे रखा है इसको 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है उसने। क्लियर है ना? डाटा हमारा सेट कर लिया। तो कहता है उसे पूरी यात्रा का औसत गति ज्ञात कीजिए। औसत चाल नहीं, तो औसत चाल बराबर क्या होता है बेटा? जरा बता दो हमें। कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो औसत चाल यहां से निकाल लेते हैं हम, एवरेज स्पीड। कुल दूरी है कितना आपका? 100 है। 100 किलोमीटर नहीं है। कुल दूरी बटे कुल समय निकालना है हमें, लेकिन समय तो हमें पता ही नहीं है। यहां से हम समय निकाल लेंगे, टाइम नहीं। तो बोलिए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, यानी 50/50। इसको कितना लगेगा? 1 घंटा। बोलो ना हाँ या ना? ठीक है, तो यहां से भी समय निकाल लेंगे। ये 40 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया, तो बताइए कितना समय लगा उसको? तो दूरी अब बटे चाल, यानी 40/40, ये भी होगा कितना? 1 घंटा। और ये बेटा दूरी बटे चाल, यानी 10/20, 10 दूनी 20, 2 बार में कट जाएगा, यानी कितना होगा? 1/2 घंटा। नहीं, ये 10 किलोमीटर है तो 10/20 करोगे, 0 ना खत्म हो गया जी, तो 1/2 घंटा हुआ। समझे कि नहीं? ठीक है, तो 1/2 घंटा हो गया। अब कुल समय निकालना है हमको, तो कुल का क्या? सबको जोड़ दीजिए आप। नहीं, 1 घंटा, 2 घंटा,
एक एक 2 घंटा, और ये आधा घंटा यानी 2.5 घंटा। 2.5 घंटा का मतलब हुआ 5/2। 2.5 किसका आधा होता है? 5 का आधा होता है। तो 5 अब बटे 2, 2 करेंगे तो 2 हल होकर कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। इसको काट दीजिए आप, ठीक है। 20 × 5 = 100 यानी 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया आपका एवरेज स्पीड, ठीक है। यानी वो जो कार है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका एवरेज स्पीड निकल गया। बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। ये सब सवाल बहुत ही वायरल है और अच्छे सवाल हैं। आप इन सब सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, है ना। फालतू सवाल में आप उलझिए मत। बात समझे? तो चलो बच्चे, ये भी सवाल हमने आपको करवा दिया सर, बड़े प्यार से करवाया। क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइज। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा? जरा ध्यान से समझना। ये इकाई अंक वाला सवाल है, यूनिट डिजिट, और ये हमने नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से समझा रखा है। आप सिर्फ यूट्यूब पर जाइएगा, टाइप कीजिएगा नंबर सिस्टम या यूनिट डिजिट इकाई अंक बाय संतोष सर या यूनिट डिजिट बाय संतोष सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। नहीं, बहुत अच्छे से समझाया, पूरा एकदम डिटेल्स, ठीक। चलिए यहाँ पर आप समझिए। कहते हैं 3 के पावर 40। 3 का पावर कितना बेटा? 40। इसका हमसे पूछ रहा है अंतिम अंक यानी इकाई अंक। अंतिम अंक का मतलब क्या होता है बेटा? इकाई अंक, ठीक है। अंतिम अंक का मतलब क्या हुआ सर? इकाई अंक, ठीक। ध्यान से देखिए, यदि 3 का पावर कुछ भी रहे, ध्यान से समझना, तो आप क्या करना, पावर को 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसी को आप क्या बेटा बना दोगे? इसका पावर बना दोगे। जैसे 40 को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा? पूरा पूरा कट जाएगा। और अगर पूरा पूरा कट गया यहाँ तो रिमाइंडर कुछ आएगा नहीं, 0 आएगा नहीं। तो अगर पूरा पूरा पावर कट जाता है तब आप क्या करेंगे? जिससे आप भाग दिए हैं उसी को आप पावर बना दीजिए। बात समझ रहे हो कि नहीं? उसी को बेटा हम क्या कर देंगे? पावर बना देंगे। यानी 3 का पावर क्या कर देंगे? 4। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है। तो 3 का पावर 4 है तो हम इसको कितना बार लिखेंगे? 4 बार। 3 × 3 9, ठीक है। और 9 27, 27 का इकाई कितना होगा? 7। और फिर ये 7 21, 21 हमको इकाई अंक चाहिए। इकाई अंक क्या हो गया? यही 1। यही इस सवाल का आंसर है। बात समझे? ठीक है। अगर ये पूरा पूरा नहीं कटता, कुछ रिमाइंडर छोड़ता 0 के अलावा, तो उसी को हम क्या कर देते? इसका पावर बना देते। जैसे यदि मान लीजिए यदि आपसे ये पूछ दे सर, कल के डेट में आपसे ये पूछ दे कि 3 का पावर 42, ठीक है, इसका इकाई अंक क्या होगा? आंसर आपका आ गया है इसका, ठीक है। हम आपको थोड़ी सी एडवांस चीजें और समझा दे रहे हैं। तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे बेटा। 4 × 2 = 40, शेष कितना बचेगा? 2। उसी शेष को आप पावर बना दीजिए। 3 का पावर 2 यानी 3 × 3 कितना जाएगा? ये 9। इसका इकाई अंक कितना होगा? 9 होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? यदि आपका इकाई का अंक, ठीक है, 2 हो या 3 हो या क्या हो, 4 हो, ठीक है, कुछ भी हो, आप उसका क्या कर दीजिए? उसको 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। जो शेषफल आएगा बशर्ते वो पूरा पूरा कटना नहीं चाहिए। यदि वो पूरा पूरा कट जाएगा तो आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसी को उसका पावर बना करके सॉल्व कर दीजिए। एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, बस। क्लियर है? बात समझ में आया आपको? ये इसके लिए क्या हो जाएगा? इसका 9 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें पूछा नहीं है सवाल में। आपका सवाल ये था, इसका आंसर क्या है? 1 है। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक। पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। शेषफल अगर 0 हो गया तो उसी 4 को पावर बना दीजिए, या 0 के अलावा यदि कुछ आता है तो वो आप उसके पावर में डाल दीजिए, ठीक है। बात समझ गए? अब बेटा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 7 + 4√3 का वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल, ठीक है, क्या होगा? इसी सवाल को आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, √7 + 4√3।
है ना, यही है वर्गमूल। नहीं, जैसे आप आपसे बोलेगा 4 का वर्गमूल, तो ऐसे लिखते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ 4। क्लियर है ना। तो आइए कैसे इन सवालों को हम लोग करेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। यदि आपको इस तरह का वर्गमूल आए तो ये प्लस हो या चाहे माइनस, इसके बाद हमेशा 2 दिखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2, क्योंकि 2ab होगा वो। क्लियर है। यहाँ तो लेकिन 4 है सर, नहीं है 4, तो 4 है। तो देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। एक लाइन में आपका आंसर आएगा 7 प्लस, हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 ही चाहिए, तो 2 लिख दीजिए। लेकिन गुना 2 तो और बेटा बचा हुआ है, 4 को लिखेंगे ना 2 गुना 2, तो उस 2 को इस स्क्वायर रूट के अंदर डाल दीजिए आप। तो 2 जैसे ही स्क्वायर के अंदर जाएगा, कितना बन जाएगा वो 4, तब ना वो 4 बाहर आएगा तो 2 होगा उसका वर्गमूल। तो 2 जैसे ही ये अंदर जाएगा, इसका एक तो 2, तो वो क्या बन जाएगा 4, और नीचे अंदर में पहले से 3 था, तो कितना हो गया 4 तिया 12। बात समझे, ठीक है। अब इस 12 का आप वैसा फैक्टर निकालिए, इस 12 का वैसा फैक्टर निकालिए जो कि जोड़ने पर ये 7 आ जाए। ठीक है, बात समझ रहे हैं। यहाँ चाहे प्लस हो या माइनस, उससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक, इस 12 का यानी ये जो दूसरा वाला जो रूट है, इसके अंदर वाले वैल्यू का वैसा 2 फैक्टर निकालिए जिसका योगफल ये वाली संख्या आ जाए आपका। क्लियर है। तो बताओ बेटा कितना होगा ये, 4 और 3 होगा ना, कितना होगा बेटा 4 और 3, 4 गुना 3 12 होगा फैक्टर इसका, और इसको जोड़ने पर भी कितना आएगा 7 आएगा। अब करना कुछ नहीं आपको, ये जो इसका वर्गमूल है आप भी दोनों का वर्गमूल निकाल दीजिए। ये दोनों के बीच में जो भी साइन है वही साइन आप यहाँ डाल दीजिए। क्लियर है। तो बोलो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो 2 प्लस रूट 3 आपके इस सवाल का आंसर है। बात समझे। मैंने क्या समझाया आपको कि यदि हमें इस 2 टर्म का, 2 पद है ना बेटा, ठीक है, इसका यदि हमें वर्गमूल पूछे तो यहाँ पर जिस पर ये रूट के साथ जो भी वैल्यू लगा हुआ है, यहाँ पर हमेशा 2 होना चाहिए। ठीक है ना। तो 2 यहाँ तो 4 है, तो इस 4 को लिख सकते हैं कि हम 2 गुना 2। ठीक है, तो 2 हम अपने काम का चीज यहाँ रख लेंगे और एक ठो 2 को हम इस रूट के अंदर डाल देंगे। तो 2 जैसे ही इस रूट के अंदर जाएगा वो क्या बन जाएगा 4, नहीं तभी तो 4 बनेगा अंदर जाकर के, तो ये रूट के बाहर निकालेंगे तो वो 2 होगा, ताकि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। तो 2 जैसे अंदर जाएगा कितना हो गया 4, 3 यहाँ पहले से था, 4 गुना 3 कितना हो गया 12। अब इस 12 का ऐसा फैक्टर निकालिए जो कि जोड़ने पर कितना आ जाए, ये वाला वैल्यू दे। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो 4 और 3 7, देखिए 12 2 गुना 6 भी होगा, लेकिन क्या 2 और 6 को जोड़ने पर कभी सर 7 आएगा, नहीं आएगा। इसीलिए हमने 4 और 3 को लिया। क्लियर है। तो रूट उसके बाद वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल चढ़ा दीजिए, यहाँ पर जो साइन है वही साइन लिखिए, उसके बाद आपका आंसर चलाएगा। बात समझे नहीं समझे, बहुत इंपॉर्टेंट। एक लाइन में इस तरह के सवाल यदि आएंगे, देखो और आंसर मारो एकदम फटाफट से। बात समझ रहे बेटा। हम आपको वही चीजें समझाते हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। बात समझ रहे हो। तो चलो इसको अब हम मिटा देते हैं, चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 सर अब आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा गाइज, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, जरा देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 999 पूर्णांक 98/99, ठीक, और गुना 99 बराबर व्हाट। सरलीकरण का सवाल है ये, है ना। जो बच्चा जैसे ही इसका पूर्णांक तोड़ने के लिए गया, समझ लीजिए उसका खटिया खड़ा है कि नहीं। तो हम बेटा इस तरह के सवाल को, इस तरह के कठिन सवाल को करेंगे कैसे, जरा एकदम ध्यान से समझना मेरी बात। और बड़ा ही आसानी से इस तरह के सवाल बनते हैं। क्लियर है। जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर ये जो पूर्णांक वाला, इसको अभी आप छेड़िए मत। बताइए यहाँ पर क्या गो 9 है, 2 गो 9 है। ठीक है, तो 2 गो 9 है, तो इस 9 को आप लिख दीजिए 9 जेठो 9 रहेगा। मान लीजिए 3 गो रहता, 4 गो रहता, उतना 9 हम लिख देते। अब आइए पूर्णांक वाले पे, इधर कितना 9 है 3 गो 9, इस 9 का मतलब होता है जय गो 9 उतना 0। ठीक है, तो 3 गो 9 है तो 3 गो 0 दीजिए, 1 2 3।
बात समझ में आया? ये जितना 9 है उतना 9 लिख दिया। अब यहाँ पर जेड हो 9 है उतना 0 लगा दीजिए आप। उसके बाद आप देखिए इसके गैप, इसका गैप कितने का है यानी अंतर, ठीक है, इसका गैप है 1 का, तो 1 घटा दीजिए इसमें, बस कुछ नहीं करना अब आपको, ठीक है, कुछ नहीं करना, आपका आंसर है जी। क्लियर है? आंसर क्या होगा जरा बताओ? 9 एक जगह से कितना होगा? 8 9 9 9, ठीक है, नहीं 98,999, ठीक है, एक यहां पर घटा दिया इसको, तो यही क्या हो गया आपका आंसर। हाँ या ना बेटा, समझ पाए आप? ये ध्यान रखना कि ये जितने का गैप है उतना से ही आपको इसे घटाना है। क्लियर है? बात समझ रहे हो? इस तरह के सवाल ऐसे ही बनते हैं, नहीं तो अगर यदि आप इसको सॉल्व करोगे ना पूरा ये बोर्ड भर जाएगा। क्लियर है? बात समझे? तो इस तरह के सवाल को एकदम ऐसे ही आप टकटका देना। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो चलो भैया, इसको मिटा दिया। अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भैया कि 2/3 4/5 और 6/7 का HCF निकालिए, यानी महत्तम समावर्तक, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी MOS ज्ञात कीजिए। बात समझे? तो ये है बेटा भिन्न, दिख रहा है ना आपको, ये भिन्न है, फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन का HCF कैसे निकालते हैं जरा देख लीजिए। ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। तो HCF निकालने का तरीका है कि जितना ऊपर में संख्या है सबका आप HCF निकाल दीजिए। क्या निकाल रहे हैं? HCF ना, तो ऊपर वाले का सबका निकाल दीजिए क्या? HCF, ठीक है, यानी अंशों का हम लिख देते हैं, अंशों का HCF अब बटे हर का, यानी हरों का HCF का उल्टा LCM, ठीक है। अगर कल के डेट में हमें इसका LCM पूछ दे तो जो पूछेगा अंश का वही निकलेगा, जो ऊपर में है वही निकलेगा। LCM पूछता तो क्या करते? अंशों का LCM अब बटे हरों का LCM का उल्टा HCF। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, यहां हमसे HCF पूछा है तो ऊपर वाले का HCF निकाला, HCF का उल्टा क्या होता है? LCM। अगर हमसे LCM पूछता तो ऊपर वाले का LCM निकालते, LCM का उल्टा क्या होता है? HCF, तो नीचे वाले का HCF। बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन यहां हमसे क्या पूछा है? HCF पूछा है। तो बताओ बेटा 2 4 6 का महत्तम समावर्तक कितना होगा? 2 4 6 का बताइए ना। महत्तम समावर्तक उसे कहते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इस प्रत्येक संख्या को अर्थात 2 4 और 6 को काट दे। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो आप बताइए क्या सर 6 इस सबको काट पाएगा? 2 4 6 में तो बड़ी संख्या 6 ही है, 4 भी नहीं काट पाएगा। तो आपको सबसे छोटा पकड़ना है 2। क्या 2 4 को काट पा रहा है? हाँ काट पा रहा है। 6 को काट दे रहा है 2? हाँ काट दे रहा है। तो यही क्या होगा इसका? HCF हो जाएगा। कितना हो जाएगा HCF इसका? 2। क्लियर है? बटे HCF इसका क्या हो गया? 2। और नीचे वाले का LCM नहीं, LCM आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा ये? 5 तिया 15 और 15 सते 75 से, ये होगा बेटा 105। यही आपका आंसर है। यही क्या है? आपका आंसर है। भिन्न का यदि आपको HCF निकालना है तो ऊपर वाले यानी अंश का HCF निकाल दीजिए और हर का क्या निकाल दीजिए आप? LCM। हो गया, खत्म मामला। क्लियर है? ठीक, चलो बच्चे ये आपने ये लिख लिया होगा। ठीक है, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जरा ध्यान से समझना बात को। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है बेटा। ठीक है, देख लो। साइन A माइनस साइन B बटे कॉस A प्लस कॉस B, ठीक है, प्लस कॉस A माइनस कॉस B बटे साइन A प्लस साइन B, साइन A प्लस साइन B। तो ये तो बेटा भिन्न का जोड़ है, ये तो आप जानते होंगे। बताओ इसका LCM क्या होगा? इसका LCM होगा कॉस A प्लस कॉस B
इंटू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये तो कट जाएगा और ये क्या होगा ऊपर जा करके मल्टीप्लाई, तो साइन ए माइनस साइन बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। तो बोलो बेटा ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर है? प्लस, ठीक है, समझ पा रहे हो आप? अब ये इसको से डिवाइड करेंगे तो ये साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी ये कट जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा फिर कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी। ये फिर से हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब आप साइन और कॉस का को एक साथ कीजिए, कंबाइन कीजिए ताकि आपको एक फॉर्मूला दिखे। जरा देखिए तो साइन स्क्वायर ए और यहाँ है कॉस स्क्वायर ए। तो बोलो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? इसका वैल्यू 1 होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ से यहाँ तक ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो गया? 1। और यहाँ से हम माइनस को कॉमन कर लेंगे भाई, ये क्या हो जाएगा बताइए भाई? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी होगा बेटा। अब बटे में ये इसको आप छाप दीजिए, कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। अब आप हमको एक चीज बताइए, ये साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, इसका भी वैल्यू कितना होगा? 1। यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा? 1 ही होगा। तो 1 माइनस 1 ये घट जाएगा, यानी क्या होगा? 0 बटे समथिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। नहीं, 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यही आपका इस सवाल का आंसर है। कोई दिक्कत है सर? समझ पाए आप मेरी बात को? चलो गाइस, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ तक सर आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है ना? ताकि आपके सर का भी भला हो जाए। नहीं, हम आपसे तो यही तो सर मांगते हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, तो चलिए कल हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे सर, इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक आप हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।